जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है वापस से एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 ऐसे एमसीक्यूज जो लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन इन दो टॉपिक्स के ऊपर है। आपको पूरी तरीके से इन दोनों टॉपिक्स का रिवीजन करवाने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A person travels distance pi r along the circumference of a circle of radius r. Displacement of the person is। तो सर्कल में अगर पाई आर ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब दैट इज बेसिकली 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस बाय 2, दैट इज इक्वल टू पाई आर। इसका मतलब सेमी सर्कल ट्रेवल कर रहा है वो। यस, ये रहा सेंटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये रहा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके बीच में ये रहा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? आर, और यहां से ये डिस्टेंस रही आर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। तो पहले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2r। चलिए आगे बढ़ा जाए। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 या 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलो, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, जैसे जाने का जो डिस्टेंस है आने का भी उतना ही है, ए टू बी एंड देन बी टू ए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2 इंटू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। और ये कैसे आया? मान लीजिए वी वन वी टू वेलोसिटी से, वी वन वेलोसिटी से गया, वी टू से आया, स्पीड बोल लीजिए, दैट विल बी बेसिकली अ स्पीड बिकॉज डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, तो टोटल एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डी प्लस डी, और टोटल टाइम क्या होगा? डी बाय वी वन प्लस डी बाय वी टू। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी कैंसल होकर यही आ जाएगा, 2v1v2 डिवाइडेड बाय वी वन प्लस। ठीक है, हाँ, इसको आप सॉल्व अगर करें तो यही आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज, 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 + 20, जो स्पीड्स है उसके। अच्छा, तो ये कितना हो गया ऊपर? 1200/50। तो ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन के, ईच एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 60 डिग्री, then the net force acting on the point mass has magnitude close to। तो वेक्टर का ही क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें क्या करेंगे आप? एंगल 60 डिग्री है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो है ये, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो वेक्टर आपके पास है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। ये आपको दे देगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो ऐड करके आया। अगर दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो यहां टू फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज 5 न्यूटन, तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। अदरवाइज जो जनरल फॉर्मूला है वेक्टर एडिशन का वो है ये, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और उनके बीच में है एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसी में अगर आप बी की जगह ए पुट कर दे तो ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा आ जाता है। उसको सॉल्व करेंगे तो 4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाता है। तो सॉल्व करने से ही आ जाता है। तो इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं 2 × 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, 60/2 30, तो 30 डिग्री। तो ये हो गया 10 इंटू √3/2, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732। √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.732 के, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 10
35 1 36 3 5 1 5 प्लस 3 8, तो 8.66 या 8.6 इसके अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, क्लोज टू, सो 8.66 न्यूटन विल बी द राइट आंसर। आगे चला जाए, 8.6 न्यूटन। ओके चलिए, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? ये आपका स्पीड है, मान लीजिए मैं v से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये टाइम t। मान लीजिए कोई भी कर्व है इस तरीके का, कुछ इस तरीके का नहीं रहता है, ठीक है, कोई नहीं, इस तरीके का। तो एरिया अंडर द कर्व, ये बेसिकली इंटीग्रेशन है ना, तो ये बेसिकली देता है डिस्टेंस, और स्लोप देता है, एरिया देता है डिस्टेंस, स्लोप देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर हो गया डिस्टेंस। आगे बढ़ा जाए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, घुमावदार सर्कुलर, कौन सी चीजें हैं इनमें से जो कांस्टेंट रहेंगी? सर्कुलर मोशन की बात अगर करी जाए या कर्व्ड पाथ की बात अगर करी जाए, तो किसी पॉइंट पर डायरेक्शन जो होता है वो उसके टेंजेंट के अलोंग होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर पॉइंट पे इस कर्व्ड पाथ के मोशन या डायरेक्शन अगर बोले वेलोसिटी की, वो अलग अलग है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, अगर कर्व्ड पाथ में घूम रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। अलोंग द कर्व्ड पाथ स्पीड अचानक से नहीं बढ़ेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली स्पीड विल बी द सेम, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड स्पीड, वो सेम रहा, और इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन भी सेम रहेगा। लेकिन एक्सलरेशन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है वेलोसिटी की, तो इसलिए एक्सलरेशन भी हर पॉइंट पे बदलेगा। क्योंकि जब आप वेलोसिटी और एक्सलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और उनका सर्कुलर पाथ या कर्व्ड पाथ में हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलता है। तो ड्यूरिंग द मोशन स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में अज्यूम करके चलेंगे कि स्पीड कांस्टेंट है, अदरवाइज तो फिर कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा यहां पे। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि स्पीड जो है वो सेम है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन अ सिंगल डायरेक्शन विथ यूनिफॉर्म स्पीड विल बी। स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? इट विल बी अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन कुछ भी हो, स्ट्रेट पाथ पे ही चल रहा हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा, जहां स्लोप जो है वो आपको वेलोसिटी देगा, और वो आपको बोला गया कि वो कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस बाय टाइम का रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अ लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि जो स्पीड है वो भी बढ़ता रहेगा। यहां पर आप क्योंकि डिस्टेंस है तो यहां वेलोसिटी ना लिखे, बेटर है, विल राइट इट हेयर स्पीड। ठीक है, और वो कांस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्म। तो क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो इनमें से क्या सही नहीं है? एनडीए के एग्जाम के क्वेश्चंस में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो नॉट वाला टर्म है, ये जो वर्ड है, ये एकदम कैपिटल में लिखा जाता है, ताकि एकदम आंखें इनको पकड़ ले और सीधा आंसर दे सकें। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है, इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रहता है, दो पार्ट रहते हैं वेलोसिटी के। एक तो होता है मैग्नीट्यूड उसका, दैट इज स्पीड,
और प्लस द डायरेक्शन, ये दोनों चीज रहेंगी। प्लस ना लिखे, स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। और क्यों अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि डायरेक्शन को सेम रखना है। अगर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर बदल रहा है, कर्व्ड पाथ हो, तो वहां पर तो फिर डायरेक्शन बदल रहा है। हमको बोला गया वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दोनों चीज कांस्टेंट होंगी, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो इट हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन नहीं बदलती। बी ऑप्शन क्या बोला है? इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, तो स्पीड बदलना नहीं चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। इट्स एक्सलरेशन 0 100%। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या? एक्सलरेशन बेसिकली क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, यस और नो। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो 0 होगा इफ v इज कांस्टेंट, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम, हाँ तो ये तो लीनियरली होगा ही। वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड स्पीड के टर्म्स में देख लीजिए या वेलोसिटी देख लीजिए, इट विल बी लीनियरली विद टाइम, यस। तो बी पार्ट गलत है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि स्पीड हैज टू बी सेम विद टाइम, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े जे, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो एसआई यूनिट के लिए इनके यूनिट्स को पकड़ लीजिए, मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at 15 meter per second in the same direction, ठीक है। After collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. What is the velocity of car B after collision? Since there is nothing said about friction and anything, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। तो मोमेंटम कंजर्व में क्या होता है, और जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो फंडामेंटल लॉ है, वो रहता ही है। तो इस केस में आप इसको कैसे लिखेंगे? कार ए का जो मास है मल्टीप्लाइड बाय जिस वेलोसिटी से वो इनिशियली आ रहा था, प्लस कार बी का जो मास है और वो जिस वेलोसिटी से था, ठीक है, वो भी एक ट्रैवलिंग वेलोसिटी था, अच्छा, फिर इक्वल टू एम ए, और जिन वेलोसिटीज से वो ट्रैवल करके निकलते गए तो उसको वी डैश ए, मैंने बोलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ए की बी ए है, वी डैश ए है, और बी के लिए बी बी डैश। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, हम डायरेक्टली ऐड कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों वेक्टर्स, दोनों मोमेंटम्स के बीच में, ये P1 मान लीजिए, ये P2 मान लीजिए, दोनों मोमेंटम्स जो मास इनटू वेलोसिटी, ये बेसिकली हो गया आपका MAVA और ये MVVB। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है। तो अगर मैं रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 0, cos 0 इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका रूट लिया तो ए प्लस बी। तो इवेंचुअली 0 डिग्री पर अगर दोनों वेक्टर है एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहे हैं, तो डायरेक्टली उन वेक्टर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये डायरेक्टली ऐड हो गए। अच्छा, तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1500 मल्टीप्लाइड बाय पहले का वेलोसिटी 25 प्लस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फॉर बी इज 1000 इनटू 15, ये तो हो गया। अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, तो मास तो वही रहेगा, मास तो चेंज होगा नहीं कोलिजन की वजह से। 20 प्लस मास इनटू बी इज, मास ऑफ बी इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय वी बी डैश। तो इस इक्वेशन से फिर हम वी बी डैश को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7,37500 प्लस 15,000 माइनस दिस बिकम्स 30,000 इज इक्वल टू 1000 टाइम्स वी बी डैश। तो वी बी डैश क्या हो गया? ये हो गया 7,500 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज इक्वल टू, यहां कर देता हूं सॉल्व, 22,500
डिवाइडेड बाय 1000, तो दिस इज इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो गया 22.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस में आपने देख लिया। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा यहां पर, और ये इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, कि एनर्जी कंजर्व हो रही है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन सेम रहता है कि नहीं, दैट इज वेरिएबल, वो इलास्टिक इनइलास्टिक में अलग रहता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़ा फंडामेंटल है, वो रहेगा ही, बी इट बी एनी काइंड ऑफ कोलिजन। तो इलास्टिक में तो फिर यहाँ हम इलास्टिक मान ही रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ठीक है, इलास्टिक मानिए इनइलास्टिक कोई भी है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, इट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी, अगर रुका हुआ है, समथिंग इज एट रेस्ट, तो उसका मतलब क्या है कि देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे आप और मैं, हम भी अगर खड़े हैं एक जगह पर हैं हम लोग स्टैटिक, तो हमारा वेट तो एक्ट हो ही रहा है, तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये नहीं बोल सकते। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट ये भी नहीं बोल सकते। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, आप खड़े हैं तो फ्रिक्शनल ने आपको वहां पर स्टैटिक करके रखा हुआ है, वो ग्रिप बनाई हुई है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो है वहां पर। द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट बैलेंसेस ईच अदर, ये हो सकता है। और डी ऑप्शन, बॉडी इज इन वैक्यूम, क्यों बिना वैक्यूम के हम हवा में क्या स्टेशनरी नहीं रहते क्या? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सारे फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए बॉडी रेस्ट पे या स्टेशनरी रहती है। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 10 इनवर्स या 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कैपिटल रह गया। इफ द बॉल इज कॉट इन 0.1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज। अच्छा, ठीक है, तो फोर्स आपको निकालना है, तो ही मास बॉल का कितना है 10 इनवर्स kg, और कैचेस इट फॉर 0.1 सेकेंड, तो फोर्स ऑफ ब्लो या फोर्स इनटू जो टाइम है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, P2 माइनस P1, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या F इंटू टी करके इक्वल टू P2 माइनस P1, जो फिर हम F इंटू टी को इंपल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो फोर्स मुझे निकालना है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनली तो रेस्ट पे आई, तो -0 हो गया। अच्छा, या आप किसी एक को भी 0 मान सकते हैं, दैट इज जस्ट फाइन एनफ। अच्छा, तो बॉल 10 इनवर्स kg, P2 माइनस P1 बोल दीजिए या चेंज इन मोमेंटम बोल दीजिए, 2-1 से कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम चेंज कैसे हुआ, पहले ये था फिर ये हुआ। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास बॉल का कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड, और होल डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ इंपैक्ट इज 0.1, सो फोर्स बिकम्स 2.5 डिवाइडेड बाय 0.1, या 0.1, अरे 0.1 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का फोर्स सीधा लगेगा उस पर, ब्लो हाथ में उसको उतना फील होगा। ठीक है, इसको बेटर आप लिख सकते हैं P2 माइनस P1 को चेंज इन मोमेंटम, तो या इसको आप बोल दीजिए P इनिशियल माइनस P फाइनल। तो इनिशियली जिससे आ रहा था और फाइनली फिर वो 0 हो गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। 25 न्यूटन इसका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये जो P इनिशियल माइनस P फाइनल है, आप P2 माइनस P1 ये सब पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ध्यान रखना है, जिस मोमेंटम इनिशियली था जिससे आ रहा था और जिस पे वो चला गया, इनके बीच का डिफरेंस फिर आपको देखना है। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो फिर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, उस टर्म पे भी नेगेटिव आएगा और इस साइड भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके। अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज सेम मास, तो अगर मास सेम है तो इनर्शिया जो होता है वो जस्ट मास का ही एक, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे,
कि ज्यादा मास है तो उसकी रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट, बी इट बी ऑफ रेस्ट और मोशन, वो ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो गया बोथ हैव सेम इनर्शिया। ठीक है, सेम मास पे सेम मोमेंटम जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल जाएगा, भले ही मास सेम हो। ठीक है, तो बोथ हैव सेम इनर्शिया। आगे बढ़ा जाए। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड? तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड मतलब क्या? बेसिकली वी आर पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स एक्सलरेशन। और कोई चीज एक्सलरेट कब होगी? व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। ठीक है, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम, इससे आप स्पीड चेंज नहीं कर सकते। यू नॉट चेंज द स्पीड यूजिंग दिस, बट यूजिंग ओनली द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू विल बी एबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। ठीक है, बिना फोर्स के नहीं होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is shown. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? तो बॉल मूव कर रहा है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये तो सीधी बात है कि यहां पर बी या डी में से कोई एक आंसर हो सकता है ना? ओके। अच्छा, तो आप यहां क्या निकालिए? अच्छा, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और यहां फोर्स तो न्यूटन में। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी टाइम है तो यहां से आप एक्सलरेशन निकालेंगे और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज मास यहां पर हो गया 0.02 kg। ठीक है, और एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज, ओके, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट जीरो टाइम एंड देन इट रिड्यूसेस बैक टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट जीरो। तो इन दोनों के बीच का आप इंटरवल ले लो, तो ये हो जाएगा 20 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 10 माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा 20/10। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर टाइम तो सेकंड में है लेकिन वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मीटर में करने के लिए 0.02 या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ये जो पार्ट है ये बेसिकली मैंने स्लोप निकाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, अच्छा, मास हो गया 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूटन आ गया। तो कितने, 4 टर्म होंगी, 0 0 0 0 और 4। ठीक, और नेगेटिव साइन है तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और वेलोसिटी आपको दिख रही है कि कम हो रही है, तो यहां जो एक्चुअली एक्सलरेशन है दैट इज बेसिकली नेगेटिव। ठीक है, अगर आप वैल्यू देख रहे हैं, मैंने तो जस्ट मैग्नीट्यूड से मैंने निकाल लिया कि अच्छा 0.0004 से फिर नेगेटिव जिसमें वो फिर डायरेक्शन नहीं देखा। ऑप्शन में मुझे 0.004 जहां मिला मैंने टिक कर दिया। ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह पर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दी हुई है। ठीक है, हालांकि यहां पर एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि मैं उस फोर्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो इसे रेस्ट पे लेकर आई, तो मैं उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा हूं ना मोशन के, तो फिर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। A mass object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is. टेबल फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, उस पर वो बस स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लग नहीं रहा उस पर। तो मूव कराने के लिए कोई फोर्स लगेगी क्या? कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स लगाना होता है, लेकिन आपने बोल दिया कि फ्रिक्शनलेस है, तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा वहां। और एक फोर्स लग रहा है वेट का, लेकिन वो तो परपेंडिकुलर है, आप तो हॉरिजॉन्टल टेबल पे कर रहे हो ना। बॉल इस तरीके से मूव हो रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है उस पे, लेकिन ये वेट की वजह से फोर्स, मतलब ये वेट से उस फोर्स का कोई लेना देना तो नहीं होगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। आप इसको एक वर्क डन के कॉन्सेप्ट पे भी देख सकते हो कि परपेंडिकुलर फोर्स है तो उसका वर्क डन 0 है।
ठीक है, तो फिर उससे आप इवेंचुअली बोलो कि कोई कोई फोर्स की जरूरत नहीं है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करने के लिए। हालांकि फ्रिक्शनलेस है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं इट्स 0 न्यूटन। ठीक है, इसमें वेट का कोई पार्ट रखने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग द वेट फोर्स हेयर। बॉल मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, वेट का तो कोई कंपोनेंट लगेगा ही नहीं बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रेफरेंस पे एक्शन और रिएक्शन कब अकर करते हैं? एट द सेम टाइम, एट डिफरेंट टाइम। एक्शन पहले होता है फिर रिएक्शन, रिएक्शन पहले होता है फिर एक्शन। तो डी तो होता ही नहीं है, ये तो रियल लाइफ में भी नहीं होता कि रिएक्शन पहले हो रहा है फिर एक्शन हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। सेम टाइम, डिफरेंट टाइम, या एक्शन पहले रिएक्शन बाद में। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है कि दे अकर एट द सेम टाइम, उसमें कोई टाइम गैप या टाइम लैप्स नहीं होता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सेम टाइम। अगला सवाल, अ ड्राइवर एक्सेलरेट्स हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंजन। तो इंजन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगाएगा तो इट हैज टू बी पॉजिटिव, और इवन पॉजिटिव नहीं भी है तो भी हमें रेशियो से मतलब है। तो अगर ऑपोजिट भी लगा रहा होता तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते बिकॉज इट्स ए रेशियो। और फोर्स जो है वो बिकॉज मास इंटू एक्सेलरेशन है, इंजन का मास तो सेम ही है। सो फोर्स 1 बाय फोर्स 2 विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन 1 बाय एक्सेलरेशन 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 4 बाय 8, दोनों की यूनिट भी सेम है, तो ये हो गया 1:2। तो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, 1:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल। ये क्रिकेट में भी होता है, कैच करते वक्त हम पीछे की तरफ खींचते हैं। दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू, इससे होता क्या है? एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इनमें से कौन सा रहेगा? exert large force on the ball, increase the force exerted by the ball, increase the rate of change of momentum। तो बेसिकली फोर्स को वो कम करने की कोशिश कर रहा है टाइम के इंपैक्ट को बढ़ाकर, या कांटेक्ट टाइम बढ़ाने से उसका इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द हैंड्स वुड बी लेसर। तो उससे क्या हुआ, वो बेसिकली क्या है, वो फोर्स क्या है? बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन आप फोर्स को क्या डिफाइन करते हैं? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसी को कम करने की वो कोशिश कर रहा है, तो इसका आंसर हुआ डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। टाइप ऑफ इनर्शिया दैट टेंड्स टू रेजिस्ट द चेंज इन केस ऑफ एन एथलीट ऑफन जंप्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप से पहले आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा मोशन मूवमेंट में आता है, तो वो किस इनर्शिया को रेजिस्ट कर रहा है? वो इनर्शिया ऑफ मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगला, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं है। एक्सेलरेशन कब नहीं है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब आंसर हुआ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जीरो भी रह सकती है, जीरो भी कांस्टेंट ही माना जाएगा हमको कि जीरो ही है, लग ही नहीं रहा है, तो इट इज स्टिल केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, a sedan car of mass 200 kg is moving with a certain velocity. It is brought to rest by the application of brakes within a distance of 20 meter when the average distance being offered to it is 500 Newton. What was the velocity of the motor car? तो it is brought to rest by the application of brakes within a distance of 20 meter. डिस्टेंस दिया हुआ है और एवरेज रेजिस्टेंस बोल दीजिए, दैट इज बेसिकली फोर्स, यूनिट आप देख सकते हैं 500 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं और फिर उसको डिस्टेंस से कंपेयर करके मैं वेलोसिटी निकाल दूंगा यूजिंग द इक्वेशंस, जो हमारे मोशन के इक्वेशंस हैं उससे निकाल दूंगा। तो ये हो गया फोर्स बाय मास। क्योंकि फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस है तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, -500 डिवाइडेड बाय मास कितना हुआ 200, ये हो गया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप देखेंगे कि ओपोज करके रुकवा रहा है तो वहां पर नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, ठीक है,
या फोर्स भी नेगेटिव होगा वहां पे। ओके, अब डिस्टेंस आपको पता है कि 20 मीटर में रुक रहा है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन जो है उसको मैं यूज करता हूं, क्योंकि उसमें फिर वेलोसिटी, एक्सलरेशन और डिस्टेंस ये तीन टर्म है। सो दैट वुड बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। s इज बेसिकली द डिस्टेंस दैट इज गिवन 20 मीटर। और फाइनली रेस्ट में आता है तो इसका मतलब 0 माइनस यू स्क्वायर, मुझे u ही निकालना है, 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू 20। तो 5 इंटू 20 दिस इज 100 माइनस 100 माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और क्योंकि u इज अ वेलोसिटी इट कैन इट बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, हालांकि ऑप्शन में सारे पॉजिटिव दिए हुए। तो यहां से u इक्वल टू 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। A stone is thrown horizontally from a top of 20-meter high building with a speed of, तो ये डिस्टेंस 20 मीटर है, यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका गया, लेकिन वो पाथ कैसा ले लेगा, इस तरीके का कुछ पाथ रहेगा। अच्छा, स्पीड किससे फेंका गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द बिल्डिंग इज, r डिस्टेंस पे ये यहां टच किया इसने ग्राउंड को, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, जी आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, आप बताओ ये r कितना होगा। पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं कि नीचे आने में टाइम कितना लगा। अच्छा, तो आप वही इक्वेशन ऑफ ये लगा दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एस, क्योंकि g इन द डायरेक्शन है, एक्सलरेशन जो है अर्थ का वो भी नीचे खींच रहा है और बॉल भी नीचे जा रही है, तो पॉजिटिव g यूज हुआ। अच्छा, तो u तो 0 हो गया या v 0 हो गया, विल इट फाइनली, अच्छा इनिशियली 0 था, है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से v थोड़ी निकालना है हमको, हमको तो टाइम निकालना है, टाइम निकालते हैं पहले। अच्छा, डिस्टेंस इज r, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, s, s क्या है, हाइट, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाइट दैट इज 20, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ, g क्या है, वही जो जो भी वैल्यू हो, g इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एच, यहां से h t निकाल सकता हूं मैं, 2h बाय g का स्क्वायर, दिस गिव्स मी द टाइम। अच्छा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये h के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि उतनी हाइट तो वो नीचे आ ही रहा है, प्लस ये थोड़ा सा पार्ट यहां पर ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो ट्रैवलिंग हो रही है वो पूरी वो h डिस्टेंस ही है, ठीक है, ut प्लस हाफ, ठीक है। तो इससे टाइम आ गया, टाइम में आप हाइट h और g की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो टाइम आपको मिल जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू एच क्या है 20 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 4 का रूट दैट इज 2, तो 2 सेकेंड्स वुड बी द टाइम टू रीच द पोजिशन। 20 मीटर आप डिस्टेंस ले लीजिए, ट्रैवलिंग तो इसी डायरेक्शन में है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेना है, यही वाला, ठीक है। ओके, तो ये टाइम है, डिस्टेंस r विल बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 2, so that gives me 24, तो इसका आंसर हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है इस केस में, जब इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल जाता है, आप याद रखिए रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज u इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी, ये फॉर्मूला याद रख लो, u इंटू रूट 2h बाय जी, डायरेक्टली पुट करिए इसमें वैल्यूज और आपका रेंज आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
आगे बढ़ा जाए। व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है लेकिन बढ़ रहा है, और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रेस्पेक्ट में पूछा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बोलूं, अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एब्रप्टली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के रेशियो के साथ वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 सेकंड ये बढ़ा तो 4 मीटर पर सेकंड ये बढ़ा, मतलब देयर इज नो फिक्स रेशियो। तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता ये, इट कैंट बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये लोगैरिथमिक भी नहीं है और ये पैराबोला भी नहीं है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक्सपोनेंशियल। A bullet of mass 10 gram is horizontally fired with a velocity of 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol? बुलेट का मास है 10 ग्राम, horizontally fired with a velocity of 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो इनिशियली तो दोनों तरफ से बुलेट पिस्टल के अंदर ही था, तो 0+0। अगर मोमेंटम को मैं कर रहा हूं तो बिकॉज वेलोसिटीज कुछ नहीं थी तो इसलिए 0+0। अच्छा, अब क्या हुआ, 300 मीटर पर सेकेंड से बुलेट गया। सो आप इसको लिखिए 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 300, ये हो गया बुलेट का वेलोसिटी, प्लस पिस्टल का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाय जिस वेलोसिटी से ये रिकॉइल करेगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा। अच्छा, तो यहां से हो गया ये v इज इक्वल टू, यहां से ये इधर आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया -3 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल मतलब क्या, गोली आगे की तरफ गई और जो गन है वो पीछे की तरफ एक मूव करता है, वो किस वेलोसिटी से होगा वो ऐसे आप निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ही आपने लगाया दोनों तरफ से, बिफोर बुलेट वाज फायर्ड उसका टोटल मोमेंटम और आफ्टर बुलेट वाज फायर्ड उसका टोटल मोमेंटम को इक्वेट किया, तो द मिसिंग वेलोसिटी दैट इज द रिकॉल वेलोसिटी हमको मिल गई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। 25वां क्वेश्चन, अ बॉय ऑफ मास 52 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड onto a stationary cart of mass 3 kg. The cart is fixed with frictionless wheels. Which one of the following would be the speed of the cart? तो 52 kg उसका वेट है, वेट बोल दीजिए, और मास, इट्स मास 52 kg मास विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। कूदने से पहले ये आपका कार्ट है और ये आपका मान लीजिए बॉय है। ठीक है, तो बिफोर दैट अलग अलग दोनों के मोमेंटम्स है। तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस कार्ट तो रेस्ट पे था, स्टेशनरी कार्ट, सो 3 इंटू 0, या डायरेक्टली 0 ही लिख सकते हो आप, अगर स्टेशनरी है डायरेक्ट 0 लिख दो। अच्छा, इसके बाद ये जब इसके ऊपर आ गया तो मासेस दोनों के ऐड हो जाएंगे, सो 52 + 3। अब ये कंबाइंड एक स्पीड से चलेगा, यही वेलोसिटी पूछी है आपको, व्हाट वुड द स्पीड ऑफ दिस, तो 52 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि कंबाइंड अब मास हो गया और वो एक ही सिस्टम बन गया। अच्छा, तो ये हो गया 52 इंटू 2 इज इक्वल टू 55 इंटू वी। सो v इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 55। तो इसको आप डिवाइड कर लो, 1 जार 55, 9, अच्छा, अब 8 के आसपास होगा कुछ, है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पे कौन सा बैठ रहा है, 1 पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थे 25 MCQ मोशन और लॉज ऑफ मोशन पे। आई होप आप रिवाइज कर पाए होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए बने रहें चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू,
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।